नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ होती जा रही हैं और उसका हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ेगा और बाकी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, अब ये साफ साफ दिखाई देने लगा है। देखिए, कतर के अंदर गैस का प्रोडक्शन बंद हो गया है। असर ये पड़ा है कि कतर में गैस की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। राइटर्स ये बता रहा है कि भारत सरकार अपनी जो एजेंसीज हैं, अपनी जो कंपनियां हैं, उनको जो गैस सप्लाई करती है उसमें राशनिंग कर रही है, यानी अनलिमिटेड गैस सप्लाई अब पॉसिबल नहीं हो रही है। इसके आगे अगर देखें तो वो बात है जिसको समझना बेहद जरूरी है। ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ऑयल मिनिस्ट्री के लोग विदेश मंत्रालय से, भारत के विदेश मंत्रालय से ये मांग कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि रशिया से दोबारा तेल खरीदने की हमको इजाजत दीजिए, क्योंकि तेल और गैस की कमी होने वाली। ये पसे मंजर है। फिलहाल केवल हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं और ये सारी दुनिया में धीरे धीरे स्प्रेड होने वाला है, क्योंकि अभी हाल के टाइम में तेल की कीमतों में जो अभी उछाल देखा गया है वो पिछले काफी टाइम से नहीं देखा जा रहा था। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप नर्वस नजर आ रहे हैं। आज सुबह से अपना जो उनका ट्रुथ सोशल है उस पर लगातार वो लिखते चले जा रहे हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है कि 4-5 हफ्ते की जंग की तैयारी थी और इससे भी लंबी जंग करने को हम तैयार हैं। दूसरी जगह उन्होंने लिखा है कि जिनके पास आयल के शेयर्स हैं वो बेचे नहीं, घबराए नहीं, जल्दी ही ईरान पर हम कब्जा कर देंगे और उसके बाद आयल की प्राइसेस डाउन हो जाएंगी। देखिए, पूरा खेल क्या था वो बहुत कायदे से समझ में आ रहा है। पहले भी मैंने आपको इशारा किया था। ये जो हमला किया गया, सैटरडे को हमला किया गया, ये इसलिए किया गया कि सैटरडे को हमला किया गया है, तुरंत बाजार पे कोई असर होना नहीं है। सैटरडे संडे बाजार बंद रहेगा। संडे तक ईरान में सब कुछ सेटल हो जाएगा। मंडे को जब बाजार खुलेगा तो एकदम से बूम आएगा। ये प्लान किया गया था। हो गया उल्टा। हमला करने के बावजूद, खामनेई को मारने के बावजूद बहुत सारे लोगों को लगा था, यहां भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि खामनेई की शहादत के बाद या जो लीडरशिप थोड़ी बहुत उनके साथ थी उसके मारे जाने के बाद ईरान में अब कुछ रह ही नहीं गया है, 2-4 दिन के अंदर ईरान पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, अमेरिकन मीडिया जो शुरू में एक आध दिन तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कल से मैं देख रहा हूं कि अमेरिकन मीडिया अब अमेरिकन सरकार से ही लगातार सवाल पूछ रहा है कि ये कहां ले जाकर हमें फंसा दिया। अमेरिका के एम्यूनिशन खत्म हो रहे हैं, लगातार खत्म हो रहे हैं। आज मैंने सुबह आपको बताया था कि रूबियो कह रहा है कि महीने में हम 3-4 इंटरसेप्टर बना पाते हैं और ईरान महीने में 100 मिसाइलें बना लेता है। कहने का मतलब बहुत साफ साफ था कि ईरान की मिसाइलों पर हम पूरी तरह से बंदिश लगा सके, इतने इंटरसेप्टर हमारे पास नहीं। खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मैंने देखा कि ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि अब तक अमेरिका का कितना पैसा खर्चा हो गया, और जाहिर तौर पे ये मिलियंस में नहीं है, ये बिलियंस में है और वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि ये जंग जितनी लंबी चलेगी, अमेरिका और इजराइल के लिए उतनी ही मुश्किल होगी और ईरान के लिए उतने ही फायदेमंद। ये मैं लगातार कह रहा हूं। ईरान की एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो इजराइल की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरान साइज में भी बहुत बड़ा है और ईरान के साथ आप जानते हैं लंबी लंबी जंगें उसने झेली है। 8 साल इराक के साथ जंग झेली है। इसके अलावा भी जिस दिन से वहां पे रिवोल्यूशन हुआ है, इस्लामिक रिवोल्यूशन जिस दिन से हुआ है 1979 से, उसके बाद से लगातार उसके ऊपर बंदिशें लगी हुई हैं और उसको उसकी आदत। इसके ठीक उलट अमेरिका या इजराइल को इसकी आदत नहीं है। और इस बार जो ईरान ने किया है कि अमेरिका के साथ जितने अरब नेशंस थे, जहां जहां बेसिस थे, उन पर जो हमला किया है, तो अब केवल एब्जार इजराइल को नहीं करना है, एब्जार सऊदी अरबिया को भी करना है, दुबई को भी करना है, जॉर्डन को भी करना है, कतर को भी करना है और बहरीन का तो बुरा हाल किया है ईरान में। अगर आपको अगले कुछ हफ्तों या महीनों में बहरीन के शाह बहरीन से भागकर अमेरिका जाते हुए और वहां एक रिवोल्यूशन होते हुए दिखे, तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं। हिजबुल्ला अभी तक बाहर था, लेकिन अब हिजबुल्ला भी इस जंग में शामिल हो गया है और उसने सीधा हमला किया है इजराइल के उस एयरबेस पर जो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हिजबुल्ला की ताकत काफी कम हो चुकी है, इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि 70-75% ताकत उसके खत्म हो चुकी है। 25% ताकत से वो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जितना भी नुकसान वो पहुंचाएगा इजराइल के लिए, वो एक्स्ट्रा नुकसान तो होगा ही। इराक के अंदर जो ईरान की मिलिशिया है वो लगातार एक्टिव है, हुथीज एक्टिव हो गए हैं, तो इजराइल के लिए इन सबको जज कर पाना बहुत आसान नहीं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इजराइल होकर आए हैं, इजराइल के साथ खड़े होने की बात करके आए हैं, उनके लिए मुश्किलात लगातार बढ़ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है,
ईरान ये बंद करने वाला नहीं था, ये धमकी थी ईरान के पास, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का मतलब कि वहां से तेल नहीं आना। वहां से तेल नहीं आने का मतलब कि आप रशिया से तेल पहले ही खरीदना बंद कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट से भी आपके पास तेल नहीं आएगा, तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के पास तेल की सप्लाई लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि हम तेल के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहर से आने वाली सप्लाई पर डिपेंड कर। अब अगर ईरान से आपने अच्छा रिश्ता रखा होता, तो जैसे चाइना की जहाजों पर हमला नहीं हो रहा है, आपकी जहाजों पर भी हमला नहीं होता। जैसे पाकिस्तान की जहाजों पर हमला नहीं हो रहा है, आपकी जहाजों पर भी हमला नहीं होता। और हमला अभी तक किसी हिंदुस्तानी जहाज पे भी नहीं हुआ है। लेकिन जब आप इजराइल के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, तो यह खौफ तो है ही, यह डर तो है ही कि आपकी जहाजों पर भी हमला हो सकता है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल सप्लाई आती थी, वो लगभग बंद पड़ी हुई है। तो आने वाले दिनों में अगर ये जंग लंबी खिंचती है, जिसके अब पूरे आसार हैं, वो कहीं से कोई ऐसे सिग्नल नहीं मिल रहा है जिससे जंग जल्दी खत्म हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को पता है कि ईरान में दो सिस्टम पैरेलल चलते हैं। खामनेई साहब का सिस्टम था और उसके पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पजेश्कियान अरागची जैसे लोग हैं। इनके पास आर्मी है और उधर आईआरजीसी है। और इस समय सारी कमांड जो है वो अली लारिजानी के पास है, जो आईआरजीसी को आप कह सकते हैं कि अनऑफिशियली हेड करते हैं, क्योंकि वो खामनेई के सेक्रेटरी थे डिफेंस के मामले। तो इस समय पूरी तरह से आईआरजीसी के हाथ में सब कुछ है, और आईआरजीसी ना हथियार डालने को तैयार है और ना ही किसी तरह का समझौता करने का। अभी जो वहां माहौल है वो ये है कि लहू के आखिरी बूंद तक वो लड़ते रहेंगे। और ईरान काफी बड़ा देश है, इसलिए 4 दिन में खत्म हो जाएगा, ये कल्पना करना छोड़ दीजिए। तो ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है, और ये जंग इजराइल और अमेरिका को अभी भी भारी पड़ रही है, आगे और भारी पड़। दूसरा मसला आप समझिए, आज जो सोनिया गांधी का आर्टिकल आया है, उसको बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत जरूरी था वो आर्टिकल लिखना। पूरी दुनिया में भारत की इमेज ये बनी है कि भारत इजराइल के पीछे खड़ा हो। ऐसे में ये लेख आना, जिसमें उन्होंने याद दिलाया है, बहुत कुछ याद दिलाया है उन्होंने, उसका आना और ये बताना कि हिंदुस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी और लगभग पूरा विपक्ष जो है वो इजराइल के साथ जाने को तैयार नहीं है, वो ईरान के साथ खड़ा है। ये दुनिया को मैसेज देना है कि हमारी जो लीडरशिप है वो भले ज़ायनिस्टों के असर में आ गई है, लेकिन जो हमारा विरोध है, जो हमारा विपक्ष है, वो ज़ायनिस्टों के असर में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के लोग वैसे भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसपे गुस्सा कम और शर्म ज्यादा आ रही है। निशिकांत दुबे आप जानते हैं, उल्टे सीधे ट्वीट करने के लिए फेमस है। उन्होंने ट्वीट किया और ये लिखा कि 1971 में ईरान ने हथियार दिए थे पाकिस्तान को और मदद की थी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन 1971 में तो अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया था पाकिस्तान के पक्ष में। यानी निक्सन, जो उस समय राष्ट्रपति था अमेरिका का, वो तो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था। फिर आप अमेरिका की गोद में क्यों बैठे? और सुन लीजिए, 1971 में ईरान के ऊपर शासन किसका था? शाह रजा पहलवी का, जो अमेरिका का बेहद करीबी था। वो मदद कर रहा था पाकिस्तान की, और अभी जो सत्ता है उसको हटाकर अमेरिका शाह रजा पहलवी को ही बिठाने की बात कर रहा है। 1971 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो 1971 में नहीं थे। 1971 में तो वो फ्रांस में थे। 1989 में वो आते हैं, 1979 में वो आते हैं, और 1979 में ईरान की सत्ता पर कब्जा करते हैं। शाह रजा पहलवी भागकर अमेरिका जाता है। तो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, तो वो तो अमेरिका ने दिया था, और अमेरिका परस्त शाह रजा पहलवी ने दिया था। तो जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, आप उसकी गुलामी क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आपको देना चाहिए। ईरान का जो रोल रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब ओआईसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, पाकिस्तान ये प्रस्ताव लेके गया था कि कश्मीर पर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास हो, तो सिर्फ एक मुल्क ने उसकी मुखालिफत की थी, और उस मुल्क का नाम था ईरान। तो ईरान तो इतने सेंसिटिव, कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी आपके साथ खड़ा रहा है। सीधी बात यह है कि अभी जो आरएसएस और बीजेपी की पूरी लीडरशिप है, वो किसी न किसी वजह से नेतन्याहू के पंजे के नीचे चली गई। आप सोचिए, नेतन्याहू के लिए ट्वीट लिखते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जो 180 बच्चियां मर गई ईरान में, उनके बारे में जबान नहीं खोलते हैं, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं लिखते। ट्वीट करते हैं सऊदी अरबिया के लिए, ट्वीट करते हैं यूएई के लिए, ट्वीट करते हैं बहरीन के लिए,
लेकिन ईरान के लिए आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद एक लाइन नहीं लिख पाते, और 180 से ज्यादा बच्चियां मर गई जिनको आज दफनाया गया, जिनके चलते ईरान की सड़कों पर लाखों लोग दिखाई दे रहे थे, उनके लिए एक लफ्ज नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकलता। सैंक्शन जब अमेरिका ने हमारे ऊपर लगाए थे तब भी ईरान ने जबरदस्त मदद की थी हमारी, और पैसे भी नहीं लिए थे, उधार दिया था हमको तेल। लेकिन वो सारे एहसानात जो हैं वो नरेंद्र मोदी भूल चुके हैं। नरेंद्र मोदी खुद गए थे आयतुल्लाह खामनेई से मिलने, उनको कुरान गिफ्ट की थी, और उस समय कहा था बाकायदा कि ईरान से जो हमारे रिश्ते हैं वो बेहद बेहद पुराने हैं। आपको तस्वीरें मिल जाएंगी आयतुल्लाह खामनेई के साथ नरेंद्र मोदी की। जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी तो भारत में एक दिन का शोक रखा गया था, इसी नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, इसी सरकार ने रखा था। लेकिन आज इनके ऊपर क्या दबाव है, एप्स्टीन का दबाव है, किसी और का दबाव है कि इन्होंने खुद को पूरी तरह से इजराइल की तरफ कर दिया है, ये हम नहीं जानते। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक गलती है, जिसकी कीमत हमको बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी का जो आर्टिकल था वो आर्टिकल बेहद जरूरी था। अंग्रेजी में आर्टिकल है, सारी दुनिया में जाएगा तो कम से कम ये जाएगा कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की भी बड़ी तादाद है जो इजराइल के साथ खड़े नहीं। अब चलते हैं अरब मुल्कों पर। अरब मुल्कों में जो तबाही ईरान ने मचाई है उसके दो सूरतें उसकी आपको समझना चाहिए। पहली बात ये, किसी भी सिविलियन इलाके में कोई हमला नहीं हुआ है, जहां लोग रहते हैं वहां कोई हमला नहीं हुआ है। दुबई में हमारे जानने वाले लोग हैं, उनसे लगातार बात हो रही है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां जो लोग रहते हैं उनको पता भी नहीं चल रहा कि इस तरह की कोई बमबारी हुई है, बहुत शांति से जिंदगी चल रही है। हमले हुए हैं उन जगहों पर जहां अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन लोग भी नहीं है, अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन एयरबेस है, या तो अमेरिका के एजेंट्स रह रहे हैं या मोसाद के एजेंट्स रह रहे हैं, उन अड्डों पर हमले हुए हैं। और ये हमले करके ईरान ने एक तीर से दो निशाना किया है। एक तो ये कि इनको बता दिया है कि तुम हमारी पहुंच से बाहर नहीं। दूसरा, अमेरिका इनसे कितनी मोहब्बत करता है इसकी पोल खोल के रखती है। अमेरिका हर जगह से एयर डिफेंस सिस्टम हटा हटा के सिर्फ और सिर्फ इजराइल में लगा रहा है। यानी अमेरिका ने बता दिया कि अरब, चाहे वो दुबई में रहता हो, चाहे आबू धाबी में रहता हो, चाहे सऊदी में रियाद में रहता हो, चाहे जॉर्डन में रहता हो, चाहे बहरीन में रहता हो, अरबों की जिंदगी की उसके लिए कोई कीमत नहीं है। अगर कोई जान उसके लिए कीमती है तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की जान कीमती। अब वहां से शिकायतें आ रही हैं कि हमें सुरक्षा नहीं महसूस कराई गई, हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में शिफ्ट कर दिया गया। अब शिकायत करने से क्या फायदा? ईरान ने आपके ऊपर हमला नहीं किया, अमेरिकन बेसिस पे हमला किया, लेकिन अमेरिका ने आपको बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी नजर में बचाने लायक सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। और जाहिर सी बात है कि इजराइल के जरखरीद गुलाम जैसा बिहेव किया है अमेरिका। अब सवाल यह है, जो सबसे ज्यादा सवाल कमेंट में भी पूछे जा रहे हैं, बाकी जगहों पर लोग पूछ रहे हैं, आगे क्या होगा? दो तीन बातें बहुत क्लियर रखिए। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि ईरान के हथियार बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे तो यह गलतफहमी आपको दिल और दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि अचानक यह हमला हुआ और ईरान भड़बड़ा जाएगा तो इस गलतफहमी से भी आप निकल जाइए। 40 साल से ईरान इस लड़ाई की तैयारी कर रहा था। जिस दिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान का ऑयल नेशनलाइज किया गया, यानी यह कहा गया कि ईरान का जो तेल है उसको बेचकर जो पैसा आएगा वो ईरान के लिए खर्चा होगा, वो अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकों में जमा नहीं होगा। उस दिन से ही ईरान के रहनुमाओं को, रहबरों को यह अच्छी तरह से पता था कि अमेरिका कभी ना कभी उनके ऊपर हमला जरूर करे। तो इस हमले की लंबी तैयारी थी, मिसाइल्स का लंबा स्टॉक फाइट है। रशिया और चाइना से 12 रोजा जंग के बाद जबरदस्त तरीके से हथियार खरीदे गए। चाइना अभी भी इंटेलिजेंस अवेलेबल करा रहा है, रशिया अपने तरीके से इंटेलिजेंस अवेलेबल करा रहा है। ये मैं पहले दिन से कह चुका हूं कि रशिया और चाइना सेना नहीं भेजने वाले हैं, ऐसा होता नहीं है इंटरनेशनल वार में, अनटिल एंड अनलेस कि ये वर्ल्ड वार में तब्दील हो जाए। तो उनकी सेना नहीं आएगी, हथियार और टेक्नोलॉजी उन्होंने जबरदस्त तरीके से दी हुई है। तो ईरान जब्त करने को भी तैयार है और लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। मैं आपको यहां याद दिलाऊंगा, हूथियों के ऊपर जब अमेरिका हमला कर रहा था तो 4-5 दिन बाद अचानक अमेरिका ने हूथियों के ऊपर हमला करना बंद कर दिया।
क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पेंटागन ने कहा कि हमारा इतना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, इसके हिसाब से कोई रिटर्न नहीं, और इजराइल को उसके हाल पे छोड़ के अमेरिका वापस लौट गया। सेम चीज होनी है ईरान में। जैसे जैसे खर्चा बढ़ेगा, अमेरिका के अंदर लगातार प्रेशर बढ़ेगा और अमेरिका कोई एग्जिट लेना चाहेगा। इस वार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें एग्जिट का कोई रास्ता इन्होंने तय ही नहीं किया कि निकलेंगे कहां से। घुस तो गए वार में, लेकिन निकलेंगे कहां से वो रास्ता इन्होंने कहीं से तैयार ही नहीं किया। तो अब अमेरिका एग्जिट की तलाश में है, ईरान उसको एग्जिट देने को तैयार नहीं है। ईरान चाहता है अमेरिका के लिए ये जंग इतनी महंगी हो जाए कि थक के वो बहुत कम शर्तों पर बाहर चल जाए। रहा सवाल इजराइल का, इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन इजराइल में जिस तरह ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, और ईरान का यह कहना है कि अभी तक तो हम पुरानी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिसाइलें जिस तरह से हिट कर रही हैं, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि थार्ड हो, आयरन डोम हो, जिसको मजाक में मैं आयरन मोम कहता हूं 12 रोजा जंग के बाद, तो आयरन डोम हो, थार्ड हो, पैट्रियाट हो, ये सारे के सारे नाकाम हो रहे हैं पूरी तरह से ईरान की मिसाइलों को रोक पाने में। 10 मिसाइलों में से 5 या 6 नीचे गिर रही हैं और इजराइल में भारी तबाही है। अभी वाइनेट न्यूज ने एक वीडियो जारी किया है जहां वहां के लोग आईडीएफ की एक कार गिराते हुए और आईडीएफ के सैनिकों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के लोगों में गुस्सा है कि जबरदस्ती हमको एक जंग में ढकेल दिया। तो इजराइल के लिए भी बहुत लंबा इस जंग को चला पाना आसान नहीं होगा, इसको जज कर पाना आसान नहीं होगा। मिडिल ईस्ट के बाकी नेशन कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से कोई समझौता हो जाए ताकि ये जंग रुक जाए, कम से कम उनके यहां जिंदगी पीसफुल हो जाए। अब वो रास्ता कहां तक जाता है, ईरान इस समय झुकने को तैयार नहीं होगा, सब जानते हैं। अमेरिका कितना झुकने को तैयार होता है, कहां जाकर समझौता होता है या नहीं होता है, इस पर सब कुछ तय होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि या तो इस हफ्ते के खत्म होते होते जंग रुक जाएगी, या फिर अगले 3-4 महीनों तक ये जंग चलती रहेगी, सालों तक भी चल सकती है और दुनिया की सूरत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। जब जो जैसा होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लीजिए ताकि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।